ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पद चतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादि भेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है भौतिक विज्ञान पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम प्रत्यास्थता। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर साधना सिंह। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो लीजिए सुनिए ध्वनि कार्यक्रम प्रत्यास्थता। नमस्कार छात्रों, आज की इस विशेष चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पदार्थ के एक विशेष गुण के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस विशेष गुण को जरूर महसूस किया होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि रबर को जब हम खींचते हैं या बल लगाते हैं तो वह अपने आकार से भिन्न आकार प्रदर्शित करती है, और जब हम उस बल को हटा लेते हैं या उस रबर को खींचना बंद कर देते हैं तो वह अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती है। इसी तरह आपने देखा होगा कि बॉल को जब हम दबाते हैं तो जब तक उस पर हम दबाव डाले रखते हैं तब तक तो वो बॉल अलग शेप में आ जाती है, मगर जैसे ही हम दबाव हटाते हैं बॉल अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। इसी तरह जब कुछ धातुओं के तारों को हम खींचते हैं तो कुछ समय के लिए वो जब तक बल लगा हुआ है वो लंबाई में खिंच जाते हैं, और जब बल हटाते हैं तो वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। तो ये वस्तुओं के या पदार्थ के इस विशेष गुण को, जिसके के अनुसार ये इस तरह का व्यवहार दिखाते हैं, इस गुण को प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी कहते हैं। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के उपरांत आप लोग कुछ उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम रहेंगे। ये उद्देश्य इस प्रकार हैं। इस चर्चा के उपरांत आप लोग प्रत्यास्थ वस्तुएं यानी कि इलास्टिक बॉडीज, प्रत्यास्थता की सीमा यानी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, और समांगी तथा समदैशिक पदार्थ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक बॉडीज, इन सभी को परिभाषित करना या डिफाइन करना सीख जाएंगे। इसी तरह प्रतिबल तथा विकृति, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इनकी व्याख्या करना सीख जाएंगे। हुक का नियम क्या है इसे समझेंगे, और तारों का प्रत्यास्थ व्यवहार, जब तारों पर बल लगाया जाता है तो किस तरह का व्यवहार दिखाते हैं उसको समझेंगे, यानी कि इलास्टिक बिहेवियर ऑफ वायर्स। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले समझें कि दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी किसे कहते हैं, और विरूपक बल यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स ये किन्हें कहते हैं। रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड वो पदार्थ होते हैं जिनकी की कणों की आपेक्षिक स्थिति बल लगाने पर बदलती नहीं है। इस तरह के पदार्थ या इस तरह के पिंड दृढ़ पिंड यानी रिजिड बॉडी कहलाते हैं। इसी तरह से किसी पदार्थ को जब हम डिफॉर्म करते हैं या उसके रूप को बदलते हैं तो जो बल लगाया जाता है जिससे कि वो डिफॉर्म्ड स्टेट में आ जाते हैं या विरूपक हो जाते हैं, उस बल को विरूपक बल कहते हैं। आइए अब हम जानें कि प्रत्यास्थ वस्तुएं या इलास्टिक बॉडीज की परिभाषा क्या है। वे वस्तुएं जिन पर बल लगाने से उनके आकार अथवा आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है तथा बल हटाने के बाद यह परिवर्तन स्वतः ही समाप्त हो जाता है और वस्तु पूर्ण रूपेण अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है, इस तरह की वस्तुओं को प्रत्यास्थ वस्तुएं या कि इलास्टिक बॉडीज कहते हैं। अब ये देखिए छात्रों की हर चीज की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। हमने देखा है कि रबर को अगर बहुत ज्यादा खींचते हैं तो एक स्थिति तक तो वो रबर का अपना इलास्टिसिटी का जो गुण है या प्रत्यास्थता का गुण है वो दिखाती है, मगर बल बढ़ाने के बाद एक स्थिति ऐसी भी आती है जबकि रबर टूट जाती है। तो जो ये सीमा है प्रत्यास्थता की, जहां तक कि वस्तु प्रत्यास्थता का गुण प्रदर्शित करती है, इस सीमा को प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। तो प्रत्यास्थता की सीमा वह बल है, वह प्रतिबल है जो कि वस्तु पर लगाए जाने पर उस बल से कम बल तक तो वस्तु प्रत्यास्थता का गुण प्रदर्शित करती है, मगर उस बल के बाद वह वस्तु प्रत्यास्थता का गुण प्रदर्शित नहीं करती है और अपनी प्रारंभिक अवस्था में न आकर या तो वो विच्छेदन की स्थिति में आ जाती है या फिर डिफॉर्म्ड या जो स्थिति में वो पहुंचती है उसी स्थिति में रह जाती है। यहाँ आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि छात्रों बताएं कि क्या
कोई वस्तुएं इस तरह की संसार में हो सकती हैं जो पूर्ण प्रत्यास्थ हों या परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज हों या पूर्ण प्लास्टिक हों, प्लास्टिक पिंड या परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज हों। हाँ, यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि विश्व में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो कि पूरी तरह से पूर्ण प्रत्यास्थ कहला सके या पूर्ण प्लास्टिक कहला सके, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज विश्व में नहीं पाई जाती हैं। हाँ, इनके काफी पास तक जिनके गुण पहुंचते हैं उनके नाम यहाँ कुछ लेना चाहूंगी मैं, कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज के गुण के काफी पास तक पहुंचने वाली है क्वार्ट्ज की डोरी। इसी तरह परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी यानी प्लास्टिक पिंड के काफी पास तक जिसके गुण पहुंचते हैं वो हैं धान के छिलके। तो छात्रों, अभी हमने जाना कि प्रत्यास्थ वस्तुएं किन्हें कहते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है और हमारे यहाँ विश्व में क्या क्या पूर्ण प्रत्यास्थ और पूर्ण प्लास्टिक पिंड क्या क्या है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जाने कि समांगी तथा समदैशिक पदार्थ किसे कहते हैं, यानी कि होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक बॉडीज। ऐसे पदार्थ जिनका संगठन कंपोजिशन एक समान हो यानी कि यूनिफॉर्म हो और जिनके गुण पदार्थ के सभी बिंदुओं पर तथा सभी दिशाओं में समान होते हैं, उन्हें हम समांगी तथा समदैशिक पदार्थ कहते हैं, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक बॉडीज। जो गुण इनके सभी बिंदुओं पर और सभी दिशाओं में समान होने चाहिए वो गुण इस प्रकार हैं: प्रत्यास्थता, तापीय प्रसार, ऊष्मा चालन, अपवर्तन आदि। यहाँ इनके कुछ हम एग्जाम्पल लेना चाहेंगे कि लगभग सभी तरल पदार्थ जो हैं वो समांगी व समदैशिक होते हैं। ठोसों में तांबे और लोहे आदि की तार या छड़ जो होती है वो समांगी और समदैशिक होती है, परंतु लकड़ी, क्रिस्टल आदि ये समदैशिक नहीं है। ये पदार्थ विभिन्न दिशाओं में अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं, अतः इन्हें असमदैशिक, नॉन आइसोट्रोपिक या एनआइसोट्रोपिक पदार्थ कहते हैं। घनाकार क्रिस्टलों के प्रत्यास्थ गुण असमदैशिक होते हैं। आइए इसके आगे हम जानें कि प्रत्यास्थता पर क्या ताप या अशुद्धि का कोई प्रभाव होता है, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी ऑन इलास्टिसिटी। ताप का प्रभाव जो है प्रत्यास्थता पर उल्टा पड़ता है। ताप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रत्यास्थता के, यानी कि टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी कम होती है, और जैसे जैसे हम ताप कम करेंगे वैसे वैसे प्रत्यास्थता बढ़ती है। यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल के साथ इनको समझेंगे। सीसा को जब हम काफी ठंडा करते हैं तो वो प्रत्यास्थ हो जाता है। इसी तरह कार्बन तंतु को ताप बढ़ाने पर प्लास्टिक हो जाता है। यहाँ एक एग्जाम्पल और मैं देना चाहूंगी कि इनबार स्टील की प्रत्यास्थता पर ताप का प्रभाव नगण्य पड़ता है। जहाँ ताप का इस्तेमाल काफी हो और जो वस्तु इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अगर प्रत्यास्थता नहीं चाहिए तो वहाँ इनबार स्टील का उपयोग किया जाता है। इसी तरह अशुद्धि का प्रभाव जो है वह भी प्रत्यास्थता पे पड़ता है। कम प्रत्यास्थ वस्तुओं को अगर अधिक प्रत्यास्थ बनाना है तो उसमें उचित प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है। तो उचित प्रकार की अशुद्धि मिलने पर कम प्रत्यास्थ वस्तुएं जो है अधिक प्रत्यास्थता का गुण प्रदर्शित करती हैं। इसी तरह से कम प्लास्टिक गुण प्रदर्शित करने वाली वस्तुओं में अगर उचित अशुद्धि मिलाई जाती है तो वो अधिक प्लास्टिक के गुण प्रदर्शित करती हैं। आइए अब हम आगे चलें और इसी चर्चा में ये जाने आगे कि प्रतिबल और विकृति, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये किन्हें कहते हैं। किसी वस्तु पर जब बाह्य विरूपक बल लगाया जाता है तो वो उसकी लंबाई, आयतन अथवा आकृति में परिवर्तन होता है, परंतु प्रत्यास्थता के कारण एक आंतरिक बल इस परिवर्तन का विरोध करता है और वस्तु को प्रारंभिक अवस्था में लाने की चेष्टा करता है। इस आंतरिक बल को प्रत्यानयन बल यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। साम्यावस्था में प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स, बाह्य विरूपक बल के बराबर व विपरीत होता है। यदि प्रतिबल पृष्ठ पर अभिलंब से झुका हो तो पृष्ठ के अभिलंबवत और पृष्ठ के अनुदिश इसके घटक अभिलंब प्रतिबल और स्पर्श रेखी प्रतिबल होंगे। जब वस्तु की लंबाई या आयतन में वृद्धि या कमी होती है तो उन्हें तनन, टेंसाइल या एक्सपेंसिव या संकुचन, कंप्रेसिव प्रतिबल कहते हैं। आइए अब देखें प्रतिबल को हम नापते किस तरह हैं। जो बल हमने लगाया है किसी वस्तु में तो उस बल को जिस वस्तु पर लगाया है उसके क्षेत्रफल से जब डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास प्रतिबल आता है। तो प्रतिबल जो है वो बल और क्षेत्रफल इनका अनुपात होता है। अगर बल जो लगा हुआ है वह F है
और जो क्षेत्रफल या एरिया में लगा है वो A है, तो प्रतिबल जो होगा वो होगा F/A। इसका जो मात्रक है, जो यूनिट है, वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ हम बताएंगे कि प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं। जब वो लंबाई में जो प्रतिबल लगता है उसको हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं, और जो पृष्ठ के अभिलंबवत लगाया जाता है उसको अभिलंब प्रतिबल या नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। इसी तरह से पृष्ठ के अगर स्पर्श करते हुए प्रतिबल लगा हुआ है तो उसको स्पर्श रेखीय प्रतिबल या टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। प्रतिबल जानने के बाद आइए जाने कि विकृति या स्ट्रेन ये किसे कहते हैं। अगर किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है तो वह वस्तु विकृत अवस्था में आ जाती है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल शुरू में देखा था कि रबर को खींचते हैं तो वो अपनी स्थिति से अलग स्थिति दिखाती है। तो इसी तरह किसी वस्तु पर जब बाह्य विरूपक बल लगता है तो उसकी जो स्थिति बदल जाती है और वो विकृत अवस्था में आ जाती है, तो उसको स्ट्रेन्ड स्टेट कहते हैं कि वो वस्तु स्ट्रेन्ड स्टेट में है। विकृति को जब नापते हैं तो वो नापते हैं इस तरह से कि वस्तु के आकार में जो परिवर्तन है उसको वस्तु के प्रारंभिक आकार से जब हम डिवाइड करते हैं तो इस अनुपात को विकृति कहते हैं। यह एक शुद्ध निष्पत्ति है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता, अर्थात यह एक विमाहीन यानी कि डायमेंशनलेस राशि है। यह भी 3 प्रकार की होती है। एक अनुदैर्ध्य विकृति जो कि एकांक क्षेत्रफल में लगती है, उसको अनुदैर्ध्य विकृति यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। इसको हम निकालते हैं वस्तु की लंबाई में जो परिवर्तन हुआ है उसको वस्तु की प्रारंभिक लंबाई से डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे पास फिगर आती है उसको हम अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। इसी तरह से आयतन विकृति होती है जो कि वॉल्यूम में जब परिवर्तन होता है तब आयतन विकृति होती है। आयतन विकृति जो है इसको नापते हैं हम आयतन में परिवर्तन और उसको डिवाइड करते हैं प्रारंभिक आयतन से, तो जो हमारे पास फिगर आती है उसको हम आयतन विकृति कहते हैं। अब तीसरे तरह की जो विकृति है वो है अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल लें कि माचिस की डिब्बी है या इसी तरह का कोई शेप है, तो उसका नीचे का तल तो अगर हम फिक्स रखें और ऊपर के तल पे अगर एक स्पर्श में बल लगाएं तो वो नीचे का तल तो अपनी ही जगह रहेगा, ऊपर का बल थोड़ा सा एक एंगल पे फर्क जगह पर आ जाएगा। तो जिस एंगल से ऊपर का सतह हटती है उस एंगल से इस विकृति को नापा जाता है। आइए अब हम जानेंगे कि तारों का प्रत्यास्थ व्यवहार क्या होता है, मगर उसको जानने से पहले हम समझेंगे कि हुक का नियम क्या है। तो समदैशिक एवं समांगी पदार्थों के प्रत्यास्थता गुणांक जो हैं वो किस तरह से हुक के नियम के अंतर्गत निकाले जाते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अगर वस्तु पर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है तो इस नियम को हुक का नियम कहते हैं। प्रतिबल यहाँ विकृति के समानुपाती होता है। यहाँ जो समानुपाती जो चिन्ह है इसको हटाने के लिए हम एक गुणांक यहाँ कांस्टेंट रखते हैं जिसको कि प्रत्यास्थता गुणांक यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वह प्रतिबल और विकृति इन दोनों का अनुपात होता है। इसका जो मात्रक है या यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसी तरह से जब हम लंबाई के लिए या अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को जब लेते हैं तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर किसी वस्तु पर कार्य करने वाले अनुदैर्ध्य प्रतिबल और उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यहाँ हम लंबाई में जो आया हुआ विरूपक है बल है, विरूपक बल जब हम लंबाई में लगाते हैं तो उसको जांचने के लिए जो गुणांक लिया जाता है उसको यंग प्रत्यास्थता या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। यह गुणांक जो है अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये जो अनुपात हमारे पास आता है इस अनुपात को हम कहेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ हम देखें कि अगर हमने जो प्रतिबल लिया है वह अगर एक भार के रूप में है, भार यहाँ mg लगाया हुआ है, तो F प्रतिबल जो होगा वो mg होगा। उसको हम डिवाइड करेंगे अनुदैर्ध्य विकृति से। अनुदैर्ध्य विकृति जो है वो है लंबाई में परिवर्तन और उसको डिवाइड किया गया है प्रारंभिक लंबाई से। इस तरह से जो हम कैलकुलेशन करते हैं तब हमारे पास आता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आइए अब जाने कि आयतन में जब फर्क होता है तो उसका आयतन प्रत्यास्थ गुणांक या बल्क मॉडुलस या बल्क मापक
उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि बल्क मॉडुलस जो होता है वो ठोस या तरल, द्रव या गैस, इनमें जब हम दाब में परिवर्तन करते हैं तो आयतन में या तो परिवर्तन होता है या विकृति होती है। तो इस आयतन में जब विकृति जो होती है इसको हम लेते हैं और दाब प्रतिबल को आयतन विकृति से डिवाइड करते हैं। तो हुक के नियमानुसार प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर दाब प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति, यह जो है एक नियतांक k के बराबर होता है। इस नियतांक को हम कहते हैं बल्क मॉडुलस। किसी पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर उस वस्तु पर कार्य करने वाले दाब प्रतिबल और आयतन विकृति का अनुपात होता है। दाब प्रतिबल जो है वो दाब में परिवर्तन है। अगर दाब में परिवर्तन P है और आयतन में विकृति जो प्रारंभिक आयतन है उससे हम डिवाइड करेंगे आयतन परिवर्तन को। जब हम इन दोनों का अनुपात लेंगे तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो होगा वो दाब प्रतिबल और आयतन में विकृति इन दोनों के अनुपात के रूप में होगा। अगर दाब बढ़ाने पर वॉल्यूम में कमी हो रही है तो यह जो गुणांक होगा ये नेगेटिव या माइनस चिन्ह के साथ होगा। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो है इसके प्रतिलोम का भी एक बहुत महत्व है। अगर हम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का इन्वर्स या प्रतिलोम लेते हैं तो उस जो हमारे पास फिगर आती है उसको हम पदार्थ की संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। छात्रों, अभी हम लोगों ने चर्चा में जाना कि स्पर्श रेखीय किस तरह से हम प्रतिबल निकालते हैं। तो अब हम उसी से जुड़ा हुआ अपरूपी गुणांक अथवा दृढ़ता गुणांक उसकी बात करेंगे। जब किसी वस्तु पर हम बाह्य प्रतिबल या बाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो आयतन निश्चित रहता है मगर आकृति में परिवर्तन होता है। यहाँ मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था माचिस की डिब्बी का, जिसमें कि ना तो आयतन में फ़र्क पड़ रहा है ना लंबाई में फ़र्क पड़ रहा है, मगर उसके शेप में एक एंगल से डिफरेंस आ रहा है। तो जब इस तरह की स्थिति होती है तो अपरूपण विकृति एक एंगल के रूप में निकाली जाती है। अपरूपण विकृति यानी कि शियरिंग स्ट्रेन, ये एक उस एंगल के बराबर होगी जिस एंगल से नीचे का पृष्ठ और ऊपर का पृष्ठ भिन्न हो जाता है। तो स्पर्श रेखी प्रतिबल जो है वो एकांक परिच्छेद पर स्पर्श रेखी बल जो फोर्स हम लगाते हैं उसको हम उसी पृष्ठ के एरिया से डिवाइड कर देते हैं। हुक के नियमानुसार स्पर्श रेखी प्रतिबल जो है उसमें हम अपरूपण विकृति से डिवाइड करेंगे तो जो नियतांक हमारे पास आएगा उस नियतांक को हम कहते हैं अपरूपी गुणांक अथवा दृढ़ता गुणांक। किसी पदार्थ का दृढ़ता गुणांक प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर उस पदार्थ पर कार्य करने वाले स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात के बराबर होता है। इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यह गुणांक केवल ठोस पदार्थों में ही हो सकता है। आपने जाना छात्रों की किस तरह से नीचे का जो पृष्ठ है वो फिक्स रहता है और ऊपर वाले पृष्ठ में ही सिर्फ एक एंगल से भिन्नता आती है। तो इस तरह की भिन्नता सिर्फ ठोस पदार्थों में ही संभव है। इसलिए यह अपरूपी गुणांक अथवा दृढ़ता गुणांक जो है वह सिर्फ ठोस पदार्थों में ही हो सकता है। आइए अब हम जानें कि तार जो होते हैं वह किस तरह का व्यवहार करते हैं जब उन पर बल लगाया जाता है। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ वायर्स, यह बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि इन तारों का इस्तेमाल कई मशीनों में होता है और उन मशीनों में उनमें कितना बल लगाना चाहिए, कितना भार उनमें देना चाहिए, यह हम तभी जान पाएंगे जबकि हम उस तार का पहले से ही व्यवहार जानते हों कि कितनी विकृति आने पर और कितना प्रतिबल लगने पर उसका व्यवहार किस तरह का होता है। जब किसी तार पर हम बल लगाते हैं, प्रतिबल लगाते हैं, तो उसमें विकृति भी उसी के अनुपात में आती है। एक क्षेत्र होता है हुक के नियम के अनुसार जहाँ तक कि यह प्रतिबल जो होता है विकृति के समानुपाती होता है, पर इस क्षेत्र के बाहर इसका बिहेवियर भिन्न हो जाता है। इस हुक क्षेत्र के बाहर एक इलास्टिसिटी की सीमा तक भी अगर बल हटाया जाता है तो तार पूर्ण स्थिति में वापस आ जाता है। प्रत्यास्थता सीमा के बाद अगर प्रतिबल कम भी बढ़ाया जाता है तो विकृति काफ़ी ज़्यादा आती है। तो कम प्रतिबल बढ़ाने पर ज़्यादा विकृति आती है और इसके बाद तार कुछ इस तरह के फ्लो में आ जाता है कि अगर हम थोड़ा सा भी प्रतिबल बढ़ाते हैं तो विकृति काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है और विकृति बढ़ते बढ़ते तार जो है एक फ्लो में आ जाता है जिसे कि प्लास्टिक फ्लो कहते हैं। ये तार बहने सा लगता है।
यहाँ तार की त्रिज्या कहीं कम और कहीं ज़्यादा, तार कहीं पतला हो जाता है और कहीं तार काफ़ी मोटा हो जाता है। इस तरह की जो प्रक्रिया होती है, इस क्रिया को कहते हैं गर्दन बनना या नेकिंग। इसके पश्चात प्रतिबल अपने आप कम हो जाता है। वक्र का लास्ट भाग जो होता है, जिसमें कि विच्छेद बिंदु पर आकर तार टूट जाता है, इस विच्छेद बिंदु के संगत प्रतिबल को विभंजन प्रतिबल कहते हैं, यानी कि ब्रेकिंग स्ट्रेस। और इसी विच्छेद बिंदु के जो समकक्ष भार जो होता है, उसको कहते हैं विभंजन भार। व्यवहार में मशीनरी में लगाया गया प्रतिबल विभंजन प्रतिबल से काफ़ी कम होता है और प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर ही होता है। मशीनरी में लगाए गए इस प्रतिबल को कार्यकारी प्रतिबल यानी कि वर्किंग स्ट्रेस या कार्यकारी सामर्थ्य वर्किंग स्ट्रेंथ कहते हैं। विभंजन प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल के अनुपात को सुरक्षा गुणांक कहते हैं। मशीनरी में इसका मान 5 से 10 तक रखा जाता है। छात्रों, आपने देखा होगा कि यदि आप सतत कार्य करते रहते हैं या सतत काफ़ी लंबे टाइम तक आपको पढ़ाई करनी पड़ती है या खेल कूद काफ़ी लंबे वक्त तक करते हैं, तो आपको थकान महसूस होती है और फिर आपको बीच में थोड़ा सा आराम करने की एक ज़रूरत महसूस होती है, अपने शरीर को फिर से वही शक्ति प्रदान करने के लिए जिसके लिए कि दोबारा आप फिर से खेल सकें या पढ़ सकें या एक्सरसाइज कर सकें। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब कार में काफ़ी लंबे आपको चलना होता है तो कुछ टाइम बाद कार गर्म हो जाती है, इंजन को थोड़ा सा आराम देने की ज़रूरत होती है। तो जब वो आराम दिया जाता है तो कुछ टाइम वो अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ फिर से अपने काम में चालू हो जाती है। इसी तरह से तारों में भी इसी तरह का गुण प्रदर्शित होता है। यदि किसी तार में प्रतिबलों की सतत पुनरावृत्ति से वो कुछ समय के लिए अपनी सामर्थ्य को खो बैठता है तो उसे प्रत्यास्थ थकान कहते हैं, यानी कि इलास्टिक फटीग। जिस तरह से हम लोगों को आराम की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से मशीनरी को या तारों को, इन सब को भी एक सतत, जब हम लगातार उनसे काम लेते हैं तो उनकी स्थिति भी इस तरह की हो जाती है कि कुछ समय के लिए वो अपना सामर्थ्य खो देते हैं। तो तारों को जब लगातार इस तरह की स्थिति से गुजरना पड़ता है तो वो इलास्टिक फटीग या प्रत्यास्थ थकान शो करते हैं या दिखाते हैं। इस थकान को दूर करने के लिए कुछ समय के लिए उनको आराम दिया जाता है। छात्रों, हम लोगों ने अभी तक काफ़ी चीज़ों के बारे में चर्चा की, जैसे कि हुक का नियम, प्रत्यास्थता व्यवहार, तारों का क्या व्यवहार होता है प्रत्यास्थता का, किस तरह से तार जो हैं बिहेव करते हैं जब उन पे प्रतिबल लगाया जाता है, और तारों में थकान किस तरह से होती है जिसको कि प्रत्यास्थ थकान कहते हैं। आइए अब हम जाने कि प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव क्या है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट वह समय जिसमें पदार्थ या वस्तु बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करता है, प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव यानी कि इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। यानी कि जब हम रबर को जिस तरह से खींचते हैं तो जब खींच के उसको छोड़ते हैं तो जब जो समय वह रबर लेती है वापस अपनी पुरानी स्थिति में पहुंचने के लिए, उस समय को हम कहते हैं प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। इसी तरह से अगर किसी तार पर हमने बल लगाया है या भार लटकाया है और तार अपनी लंबाई में थोड़ा लंबा हो गया है, तो जब हम उस भार को हटा लेते हैं तो तार वापस अपनी स्थिति में पहुंचने के लिए जो वक्त लेता है, जो समय लेता है, उसको हम प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव यानी कि इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। कांच के लिए इसका मान काफ़ी अधिक होता है, जबकि कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनके लिए इनका मान काफ़ी कम होता है। वो जल्दी ही अपने जो ओरिजिनल अपने फॉर्म में या पूर्व अवस्था में जल्दी ही पहुंच जाती हैं। इनमें कुछ एग्जाम्पल यहाँ मैं दूंगी। क्वार्ट्ज, फॉस्फर, ब्रॉन्ज, चांदी, सोना आदि, इनके लिए इसका मान काफ़ी कम होता है, यानी कि इनके लिए वो वक्त कम होता है जिसमें कि वो वापस अपनी पूर्व अवस्था में पहुंचते हैं। इसी कारण से इलेक्ट्रोमीटर, धारा मापी, इन सभी में क्वार्ट्ज या फॉस्फर ब्रांच के पतले तार प्रयुक्त किए जाते हैं, जिससे कि इलास्टिसिटी के कारण ये तुरंत अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जल्दी ही पहुंच जाती हैं। छात्रों, आज हमने अपनी चर्चा में जिन बिंदुओं को शामिल किया और जिनके बारे में सीखा, उनको हम एक बार फिर यहाँ पर शामिल करना चाहते हैं। इनमें आपने सीखा कि प्रत्यास्थ वस्तुएं या इलास्टिक बॉडीज़ किसे कहते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है यानी कि लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, समांगी एवं समदैशिक पदार्थ किसे कहते हैं यानी कि होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक बॉडीज़ किन्हें कहते हैं, प्रतिबल तथा विकृति, स्ट्रेस तथा स्ट्रेन,
इनकी व्याख्या करना आपने सीखा। इसी के साथ हुक का नियम क्या है या हुक के नियम की सीमा क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा। इनके साथ ही हमने जाना कि तारों का प्रत्यास्थ व्यवहार यानी कि इलास्टिक बिहेवियर ऑफ वायर्स, ये क्या होता है, प्रतिबल लगाने पर किस तरह से विकृति इनमें आती है या कितनी विकृति आती है और कब विच्छेदन आता है, ये आज हमने जाना। इसी के साथ ही हमने जाना कि इलास्टिक फटीग यानी कि प्रत्यास्थ थकान किसे कहते हैं और आफ्टर इफेक्ट यानी प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट किसे कहते हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भौतिक विज्ञान पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक था प्रत्यास्थता। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थीं डॉक्टर साधना सिंह। उद्घोषक थे डॉक्टर कौशल शर्मा। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।